और बच्चा लोग जय हिंद। आप सब कैसे हैं भाई? आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास प्रकाश, जिसमें आप सभी को आना है और ये क्लास आप सबके लिए फ्री है, पूरी तरीके से फ्री है। तो अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी से शेयर कर दो प्रकाश, ताकि चैप्टर जो है वो उनके पास भी पहुंच जाए। इसके बारे में जितनी भी चीज बताई जाएंगी आप सबको बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी, तो परेशान न हो, आराम से अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे देखिए क्लास को, पूरी क्लास अच्छी तरीके से देखिए। तो हम आज पढ़ाएंगे क्या चीज बच्चों? आज हम पढ़ाएंगे परावर्तन। क्या पढ़ाएंगे? परावर्तन। किसका परावर्तन? प्रकाश का। किसका बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। आपका जो चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, उसी से संबंधित है ये। तो आज हम पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। आप देखेंगे बच्चों ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए अच्छे से आप समझिए। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश लाइट किसी चीज पे आके गिरती है और वहां से वापस हो जाती है, किसी चीज से टकराएगी और वहां से पूरी तरीके से वापस हो जाएगी, यानी प्रकाश पार नहीं कर पाएगी, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसको समझे कैसे? बच्चों जो आप लोग छोटे छोटे थे या अभी भी बहुत से बच्चे करते हैं शरारत, तो क्या करते हैं, घर में एक कांच ले लेते हैं, शीशा जिसमें चेहरा वगैरह देखते हैं वो वाला, और जब धूप आती है सूर्य की किरण, तो उसके सामने हम लोग कांच का वो ऐसे रख के, दूर पे कहीं कोई बच्चा है तो उसके आंख में चमकाते हैं ऐसे घुमा के, आता नहीं है ऐसे किरण आएगा, ऐसे तरफ उस पर पड़ेगा शीशे पे, और हम उसको जो है किसी की तरफ ऐसे कर देंगे सामने, तो वो ऐसे जाएगा उसकी आंख में, बहुत तेज से लाइट मारेगा और हमको बड़ा मजा आता है। वो किस कारण से होता है? प्रकाश आया, यहाँ पे हमने शीशा रखा, इस पे गिरा, और यहाँ पे कोई बच्चा मान लीजिए बैठा है, ठीक, एक उसकी आंख में हमने चमका दिया। ये किस कारण से हुआ? इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आया और एक तल से टकराया, टकरा के जो है परावर्तित हो गया, ठीक है। प्रकाश जो है इसको पार नहीं कर पाया, नहीं तो इधर चला जाता, पार कर नहीं पाया तो परावर्तित हो गया। समझ में आई बात? जब प्रकाश किसी भी चीज से टकरा के वापस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अच्छे से समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो अच्छे से और समझिए। जैसे देखिए प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश, ये बोर्ड है, ठीक। अब ये बोर्ड हमको क्यों दिखाई पड़ता है जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश पड़ रहा है वो ये परावर्तित कर देता है, यहाँ से इससे प्रकाश पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए हमको दिखाई देता है। प्रकाश जहां से पार हो जाएगा वो हमको नहीं दिखाई देगा, उसके हमको उस पार दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कांच ले लीजिए, जो पारदर्शी कांच होता है जिसके आर पार दिखाई देता है, उसके पार प्रकाश चली जाती है तो हमको जो कांच के उस तरफ का दिखाई देता है, ठीक है। तो परावर्तन वो नहीं हुआ। परावर्तन क्या हुआ? जब प्रकाश उस पार न जा पाए। जैसे शीशा दर्पण जिस पे चेहरा देखा जाता है, तस्वीर देखी जाती है खड़े होकर सामने से, वो जहां पे प्रकाश पड़ती है और वहां से लौट जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों इस प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे जानकारी, ये कैसे होता है, इसके क्या क्या नियम है, और ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम देखते देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, इसके आगे प्रकाश के परावर्तन का क्या क्या नियम है, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं, अच्छा प्रकाश परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखिए प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, ये दो नियम पे काम करता है, दो नियम पे, ठीक है। चलिए देखते हैं ये दोनों नियम कौन कौन से हैं। अब पहले देखते हैं, प्रकाश आता जब है, ये देखिए ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ है, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है। प्रकाश यहाँ पे पड़ा, अब यहाँ से जो है परावर्तित हो गया, ठीक है बच्चों। इतनी बात अच्छे से समझ में आई। प्रकाश आया, यहाँ पे कोई शीशा रखा है, वहां पे टकराया, टकरा के फिर वापस हो गया।
अब देखिए ये किस दो नियम पे काम करता है। अब इस तल पे जहां पे ये टकरा रहा है जिस बिंदु पे, ठीक है, अब वहां से जो है हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब मतलब समझते हैं? अभिलंब का मतलब क्या होता है? अभिलंब का मतलब ये 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री मतलब एकदम सीधा सीधा, ठीक है। जैसे मेरे स्ट्रेट खड़े हैं ऐसे, ये ऐसे 90 डिग्री होगा, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री को क्या बोलेंगे हम? अभिलंब, ठीक है। इस वाले तल पे अभिलंब खींचेंगे सेम बिंदु पे, ये हो गया हमारा अभिलंब। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए नियम क्या होगा। ये किरण आ रही है तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये किरण आ रही है तो ये आपतित किरण है। अब यहां से गिरने के बाद ये क्या होगी? परावर्तित हो गई, ठीक है। अब ये परावर्तित हो गई तो इसको कौन सी किरण बोलेंगे? इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है बच्चों। इतनी बात अच्छे से समझ में आई? अब देखिए हमारा नियम क्या कहता है। ये जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है ये हमेशा बराबर रहेगा। आपतन कोण का मतलब ये किरण जो आ रही है जिस कोण पे, ये इसको नापेंगे किधर से? ये इधर से, ठीक है, इधर से, ठीक है। ये अभिलंब से इसके आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा इसको बोलेंगे हम आपतन कोण, ठीक है। ये हमेशा जो है अभिलंब से इस तरफ जो परावर्तित हो रही है किरण उसके बीच जो कोण बनेगा उसके हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो इसको मान लीजिए कोण है हमारा ये आई डिग्री, ठीक। तो आई हमेशा जो है आर के बराबर होगा। ये आर है, ये आई कोण, तो हमेशा जो है आपतन कोण जो होगा इसको क्या बोलेंगे हम? आपतन, आपतन कोण, ठीक है। ठीक बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई नहीं। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, ठीक बच्चों। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। हमारा पहला नियम क्या बोलता है? आपतन कोण जो है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहेगा, ठीक है। ये है परावर्तन का पहला नियम। और परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है ये जो हमारी आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होंगे, मतलब एक ही तल पे। इसी तल पे देखिए आपतित किरण भी आ रही है, परावर्तित किरण भी जा रही है और इसी पे से हमने अभिलंब भी खींचा है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही तल पे होंगे, समान तल पे, ठीक है बच्चों। ये एक नियम है आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होंगे। अब इस चित्र से ही आपको ये दोनों नियम समझ में आ जा रहे हैं, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना बच्चों बात? चलिए अब हम अगर इतनी बात समझ में आ गई कि परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम दोनों, तो अब देखते हैं हम दर्पण के बारे में, ठीक है। दर्पण, और दर्पण में जो है प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है इसको समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए जो दर्पण होता है हमारा, दर्पण ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है, दो तरह के। एक क्या होता है? एक होता है हमारा समतल दर्पण, ठीक है। एक क्या होता है हमारा समतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। एक होता है हमारा समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। तो देखिए ये जो गोलीय दर्पण होता है
पहले हम समतल दर्पण के बारे में देख लेते हैं। समतल दर्पण मतलब वो दर्पण जो एकदम सीधा सपाट होता है, यानी ऐसा दर्पण जो एकदम सीधा सीधा हो, इसके एक तरफ पे पॉलिश किया रहे और एक तरफ प्लेन रहे जहां पे प्रकाश पड़ेगा और परावर्तित हो जाएगा। ठीक है। अब ये समतल दर्पण कौन सा होता है? वो दर्पण जो हम लोग अक्सर जो है घरों में यूज करते हैं या दुकानें वगैरह में लगा रहता है अपना चेहरा देखने के लिए। हम कपड़े की दुकान में जाएंगे, कपड़ा पहनेंगे तो सामने लगा नहीं रहता, तो देखने के लिए तो दर्पण वहां पे हम खड़े होकर देखते हैं सामने, वो सब समतल दर्पण होता है। ठीक है। वो सब क्या होता है? वो सब होता है समतल दर्पण। ठीक है बच्चों। अच्छा चलिए देखते हैं समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। समतल दर्पण की देखिए खासियत क्या है। ठीक है। तो समतल दर्पण में अगर हम देखेंगे सामने जाके तो हमारा चित्र कैसा बनेगा? हमारा चित्र एकदम देखिएगा, समतल दर्पण में चित्र जो है हमारा एकदम बराबर बनता है। बराबर, बराबर से मतलब क्या है? बराबर से मतलब है जितने बड़े हम हैं उतने बड़े ही हमको दर्पण में भी दिखाई देंगे। ठीक है। समतल दर्पण अगर है तो वहां पे जो है जो भी वस्तु है सामने उसके रखी है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है। न छोटा न उससे बड़ा, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है। और क्या होता है? और सीधा बनता है। समतल दर्पण में चित्र क्या होता है? वो सीधा बनता है। सीधा का मतलब जैसे कि कोई चीज आपने दर्पण के सामने रखा या हम खड़े हो गए दर्पण के सामने, तो मेरा सिर उस पे ऊपर ही दिखेगा और पैर नीचे ही दिखेगा दर्पण में भी। ठीक है। तो ऐसे ये समतल दर्पण में चित्र जो है सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। ठीक है। और क्या होता है? और होता है समान दूरी पे। समान दूरी पे मतलब अगर हम दर्पण से जितने दूर बाहर खड़े हैं हमको ऐसा लगेगा चित्र भी दर्पण में उतने दूर अंदर बन रहा है। ठीक है। जैसे हम दर्पण से मान लीजिए 2 मीटर 3 मीटर बाहर खड़े हैं तो हमको चित्र भी लगेगा जैसे दर्पण में 2-3 मीटर के अंदर ही बन रहा है। ठीक है। उसकी दूरी भी ज्यादा नहीं दिखेगी, बराबर ही दिखेगी। और क्या दिखता है? और जो चित्र बनता है उसके अंदर वो बनता है आभासी। चित्र कैसा बनता है? आभासी। अभी इसको आभासी क्या होता है इसको हम आगे जब गोली दर्पण पढ़ने लगेंगे तो उसमें अच्छे से समझ लेंगे। आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसको बोलते हैं आभासी और किसको वास्तविक बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो चित्र बनता है समतल दर्पण से ये आभासी बनता है। ठीक है। और एक इसकी खासियत है कि चित्र जो है वो पार्श्व विपरीत, पार्श्व विपरीत या उल्टा। ठीक है। यानी साइड से उल्टा बनेगा। जैसे चित्र अगर समतल दर्पण अगर हम देखेंगे तो हमारा जो बायां साइड है वो उसमें दिखेगा दायां और हमारा जो दायां साइड है वो चित्र में बायां दिखेगा। ठीक है। तो समतल दर्पण की क्या खासियत होती है? समतल दर्पण पे चित्र जो है जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर बनता है, वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। जैसे वस्तु है उसके ऊपर और नीचे का भाग एकदम सीधा दिखेगा। समान दूरी पे, जितने दूर वस्तु जो है दर्पण के बाहर है उतने दूर जो है वस्तु दर्पण के अंदर दिखाई देगी समान दूरी पे। और प्रतिबिंब आभासी बनता है तथा साइड से यानी पार्श्व विपरीत साइड से उल्टा बनता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गई बात सब समतल दर्पण के बारे में। तो बच्चों अपने कॉपी पेन से ये सब उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसको समझ लीजिएगा, लेकिन ये सब जान लीजिएगा। समतल दर्पण चित्र प्रतिबिंब बराबर बनता है, सीधा बनता है, समान दूरी पे बनता है, आभासी बनता है और पार्श्व विपरीत बनता है। ये खासियत हो गई हमारे समतल दर्पण की। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या? गोली दर्पण। ठीक है। चलिए इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे उतार लीजिए। ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम? गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है।
तो गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं। ये गोलीय दर्पण जो होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। अब समझिएगा जो गोलीय दर्पण होता है ये कैसे बनेगा। मान लीजिए एक गोला है, ठीक है, कांच का खोखला गोला है, ठीक है, कांच का खोखला गोला है। अब इसको हम जब काट देंगे, ठीक है, तो ये देखिए ये एक भाग हो गया इसका, ये ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ये एक भाग हो गया, ठीक है, ऐसे गोले से निकलेगा ना, अगर भाग काट देंगे इसको खोखले गोले को तो। और इस तरफ हम पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक। अब एक भाग क्या होगा, एक भाग ये ऐसे निकलेगा, मतलब ये ऐसे, ठीक है। अब इसको हम इस तरफ से पॉलिश कर दे रहे हैं, मान लीजिए, अब देखिए ये एक दर्पण तो ऐसा हुआ जिसका जो है जो परावर्तन का पृष्ठ है इस तरफ जैसे प्रकाश पड़ेगा तो ये उभरा हुआ है, ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ परावर्तन पृष्ठ। और एक तो है जिसका परावर्तन पृष्ठ जो है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों गोले हैं, यानी एक गोले से कटे हुए हैं, तो ये दोनों गोलीय दर्पण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब गोलीय दर्पण जिस परावर्तक पृष्ठ में जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ है इसमें उसे हम कहेंगे अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। इसका तल जो है वो अंदर की तरफ है तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण, और इसका तल उठा हुआ है तो इसको कहेंगे उत्तल, उत्तल दर्पण, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ उभरा है, उठा हुआ है। अवतल दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, अवतल जिसका तल धंसा हुआ है, ठीक है। ये वाला ये है अवतल, जिसका पृष्ठ उभरा हुआ है वो उत्तल, ठीक है। चलिए अच्छा अब देखते हैं अवतल दर्पण के बारे में पहले कि अवतल दर्पण पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो किस तरीके से प्रतिबिंब बनाती है, वो किस तरीके से प्रकाश को परावर्तित करती है, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं अब गोलीय दर्पण में हम पहले अवतल दर्पण को बनाते हैं उसके बारे में समझते हैं। ये देखिए ये है एक अवतल दर्पण, ठीक है। अब यहां पे समझिए, अब पहले इस अवतल दर्पण के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं अच्छे से। ये जो अवतल दर्पण है इस दर्पण का जो मध्य भाग होगा उसको हम कहेंगे ध्रुव। जो मध्य का पॉइंट होगा, मान लीजिए ये एकदम बीचों बीच वाला भाग, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। और क्योंकि ये जो अवतल दर्पण है ये किसी गोले से कट के आया होगा, मान लीजिए गोला था एक, उस गोले से कट के आया होगा, तो इस गोले का जो केंद्र होगा, ठीक है, वो यहाँ पे भी होगा, ये मान लीजिए ऐसे रहा होगा, ऐसे आएगा, ये होगा केंद्र उसका, मान लीजिए अगर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है बच्चों। ये देखिए इस वाले पॉइंट को, इसके बीच के भाग को कहेंगे ध्रुव, ठीक है। अब ये जो गोला बनेगा जिस गोले से कट के आया होगा उसका जो केंद्र है उसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। अब इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिलाएगी उसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष, उसको क्या बोलेंगे हम बच्चों, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, मान लीजिए इस दर्पण पे जो है दूर से प्रकाश की किरण आ रही है अनंत से, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये
ये ठीक है। ऐसे प्रकाश की किरण इस पे आ रही है, ये एकदम समानांतर आ रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर। अब ये सब प्रकाश की किरण जब इससे परावर्तित होगी तो एक जगह पे परावर्तित होने के बाद ये सब प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष पे जो है एक ही बिंदु पे फोकस होगी, ठीक है, इसी एक बिंदु पे ये प्रकाश की किरण सब फोकस होगी, ये इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। ये जिस बिंदु पे फोकस होगी, यानी अगर एक अवतल दर्पण पे अनंत से प्रकाश आ रहा है, अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, तो वो अवतल दर्पण से टकराने के बाद जब परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे वो केंद्रित होगी, यानी सब इकट्ठी होंगी, वो होगा फोकस। उसको क्या बोलेंगे? फोकस, ठीक है। और ये बात बच्चों याद रखिएगा, इस फोकस की इस ध्रुव से दूरी जो है यहां से यहां की जितनी दूरी है इसके आधा होगी, ठीक है। यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव की जो दूरी है उसके आधा दूरी होगी किसकी? फोकस और ध्रुव के बीच की, ठीक है, इसे बोलेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितनी होगी? इस वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसके आधा, यानी 1/2 के बराबर। ये बात समझ में आई? अनंत से प्रकाश की किरण जब आएगी तो वो जो है अवतल दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष पे उनके फोकस बिंदु पे इकट्ठी होती हैं, ठीक है। यानी अनंत से अगर किसी वस्तु, कोई वस्तु अनंत में रखी है और उसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये बनेगा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे। चलिए अभी इसके बारे में हम समझते हैं डिटेल में, पूरा नियम जो भी है ये चित्र बनने का अवतल दर्पण से, उसको अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल आप ये सब जो शब्द हैं, ये सब जो आएंगे उनके बारे में जान लीजिए। ध्रुव, ये जो अवतल दर्पण के मध्य का भाग होगा उसको कहेंगे ध्रुव। मुख्य अक्ष, पहले ये वक्रता केंद्र देखिए, ये जो गोले का केंद्र होगा जिससे ये अवतल दर्पण बना है उसे कहेंगे हम वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिलाएगी उसको कहेंगे मुख्य अक्ष। फोकस, इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको कहेंगे फोकस, ठीक है। यानी इसके और इसके एकदम बीच में होगा ये फोकस, क्योंकि फोकस इसका आधा होता है, आधा यानी बीच में पहुंचेगा, ठीक है, तो वो होगा फोकस। और जब अनंत से प्रकाश की किरणें आके अवतल दर्पण पे टकराती हैं तो वो सब जो है फोकस पे आके एक दूसरे को काटती है, ठीक है। चलिए अब अवतल दर्पण का अवतल दर्पण के बारे में बाकी सब देखते हैं, परावर्तन से संबंधित कैसे जो है अवतल दर्पण परावर्तित करता है किरणों को, किस हिसाब से उसके प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो हर स्थिति में देखेंगे किस तरीके से प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, उसको अच्छे से समझेंगे ग्राफ में। तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण के चित्र किस तरीके से बनते हैं। ये मान लीजिए हमारा वस्तु जो है अनंत पे रखा है, ठीक है। जब वस्तु अनंत पे है तो उस समय क्या होगा? उस समय होगा, ये देखिए अनंत से आने वाली, ये मान लीजिए हमारा वस्तु है ए बी, ये एक वस्तु है जो अनंत पे रखी हुई है। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण आएगी तो वो हमारे अवतल दर्पण से टकराने के बाद क्या करेगी? वो मुख्य फोकस पे आके मिलेंगी, जिससे हमारा चित्र कहाँ बनेगा? ये बनेगा फोकस पे, ठीक है। ये फोकस पे बनेगा जो बहुत ही छोटा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत छोटा, ठीक है। तो अनंत से जो भी वस्तु रखी है उसका चित्र फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, जो वस्तु है हमारा, अगर ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, ठीक है, यानी अनंत पे नहीं है और वक्रता केंद्र पे भी नहीं है, इसके बीच में कहीं भी रखा हुआ है, तो देखिए यहां से जो प्रकाश की किरण आएगी, एक तो जो है सीधा फोकस से होते हुए गुजर जाएगी और दूसरी हमारे वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी। वक्रता केंद्र से जो हुई वो परावर्तित होकर सीधा उसी दिशा में लौटेगी, ये आपने भी पढ़ा पहले।
और जो समानांतर आ रही है वो फोकस से होते हुए जाएगी, जो ये दोनों जो है यहाँ पे मिलेंगे और चित्र ये बनेगा हमारा। ठीक है, अब ये चित्र कैसा होगा, ये चित्र भी छोटा ही होगा। ठीक है, छोटा होगा। और अच्छा, ये सब जो चित्र हैं ये वास्तविक हैं, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक चित्र देखिएगा, जो चित्र उल्टे बनेंगे वो सब जो है वास्तविक होंगे। ठीक है, जो चित्र सीधा बनेगा वो आभासी होगा। ठीक है, तो ये वास्तविक चित्र। अब तीसरी कंडीशन देखिए, अगर वस्तु हमारा है ये हमारा, ठीक है, अगर वस्तु जो है वो कहाँ है हमारे, मान लीजिए वक्रता केंद्र पे। ठीक है, वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु है तो अब यहाँ पे होगा क्या, एक किरण जाएगी सीधा फोकस से होते हुए आएगी और दूसरी किरण जो है वो फोकस से होते हुए जाएगी और ये क्या करेगी, ये यहाँ से परावर्तित होके फिर जो है समानांतर लौट जाएगी। ठीक, आपने देखा था इसके पहले जो नियम बताए थे कि जो किरण फोकस से होते हुए आती है वो परावर्तित होके समानांतर हो जाती है। ठीक है, अब ये जो चित्र बनेगा ये सीधा जो है वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और उसके बराबर ही बनेगा। ठीक है, ये और ये सीधा वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, चित्र बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये सी पे है, अगर ये अनंत पे था तो बहुत छोटा बना था। ठीक है, और फोकस पे बना था। ये कहाँ था, ये था हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो चित्र कहाँ बना हमारा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना और जो छोटा बना, वस्तु से छोटा था। ठीक है, अब अगर वस्तु जो है कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पे, तो चित्र कहाँ बनेगा, वो भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और चित्र एकदम बराबर ही बनेगा। ठीक है, और ये भी वास्तविक बनेगा। चलिए इसके बाद आप क्या देखते हैं, अगर ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। ठीक है, अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो देखिएगा ये यहाँ, तो तीसरा हम देखेंगे, अगर वस्तु जो है वो कहाँ पे है, अगर वो है हमारे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखी है तो उसका चित्र कैसे बनेगा, तो इसमें देखिएगा, इसमें एक जो है प्रकाश की किरण तो हमारी जाएगी वक्रता केंद्र से होते हुए। ठीक है, और एक जो समानांतर जाएगी वो फोकस से होते हुए गुजरेगी, जो दोनों आपस में मिलेंगी कहीं और यहाँ पे चित्र को बनाएंगी। ये अब ये देखिएगा, ये जो चित्र है ये कैसा बन रहा है, ये वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो जब C और F यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी है तो उसका चित्र जो है वास्तविक और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो अब चित्र क्या बनेगा, अब चित्र बनेगा बड़ा। ठीक है, बड़ा और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, पहले देखिए अनंत पे था तो बहुत छोटा बना था फोकस पे, और अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था तब भी छोटा ही बना था। ठीक है, वक्रता केंद्र पे था तो बराबर बना था। ठीक है, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो बड़ा बना है। ठीक है, और इसके बाद अब देखते हैं, अगर चित्र, अगर वस्तु फोकस पे रखी हो। ठीक है, ये आप पहले नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे का बनाते हैं। दो और है, दो नियम, उसको भी बताते हैं चित्र कैसे बनेगा अगर फोकस पे है तो, और अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है वस्तु तो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो बच्चों, अगर जो है वस्तु कहाँ रखी है, अगर वस्तु फोकस पे रखी हो। ठीक है, अगर वस्तु फोकस पे रखी हो तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, वस्तु अगर फोकस पे है तो एक तो जाएगी ये
इस तरीके से वक्रता केंद्र से होते हुए, ठीक। और एक कैसे जाएगी, एक जाएगी समानांतर, जो फिर परावर्तित होकर कहाँ आएगी, उनके फोकस से ही लौट जाएगी। अब ये दोनों जो है ऐसे समानांतर निकल जाएंगे। तो अब इसका क्या होगा, इसका होगा क्या, ये चित्र बनेगा अनंत पर, और कैसा बनेगा, और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो निकल जा रही है समानांतर, तो अनंत पे जाके मिलेंगी, तो चित्र अनंत पे बनेगा, और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अब सिर्फ लास्ट कंडीशन जो है वो क्या है, अब इसके बाद देखिएगा लास्ट वाला बच्चों, अगर वस्तु जो है कहाँ है, ये अगर वस्तु है फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है, ये ध्रुव और फोकस हमारा है, अगर इसके बीच में वस्तु रखी है तो इसका चित्र कैसे बनेगा। तो देखिएगा इसमें एक तो हमारी वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी, और एक किरण आएगी सीधा ध्रुव पे, ठीक है। और हमने जो पढ़ा था, ध्रुव से टकराने के बाद किरण सेम उसी कोण से दूसरी दिशा में वापस हो जाएगी। अब ये देखिएगा, ये जो एक किरण है ये परावर्तित होके जा रही है, और दूसरी जो है ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए जा रही हैं, तो ये आपस में मिलेंगी ही नहीं। तो इनको मिलाने के लिए क्या करना होगा, हमें इन्हें जो है पीछे की तरफ बढ़ाना होगा, ऐसे, ठीक है। अब हम जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये किरणें जो है ये यहाँ पे आके मिलेंगी। अब यहाँ पे जब किरण मिलेगी तो चित्र हमारा ये बनेगा, ठीक है। अब चित्र कैसा बना, तो ये चित्र बना वास्तविक जो वस्तु थी उससे बड़ा, यानी कि बड़ा और आभासी, ठीक है बच्चों। ये चित्र आभासी है क्योंकि यहाँ पे देखिए किरण मिली नहीं है, इन्हें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये चित्र आभासी बना। ये आभासी चित्र अक्सर सीधा ही बनेगा इसमें, ठीक है। ये अवतल दर्पण में सीधा बनेगा, तो इसलिए जो है चित्र ये आभासी है और बड़ा है। अब देखिएगा अवतल दर्पण में चित्र कैसे बनते हैं, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है, और वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा चित्र कैसा बनता है, अगर पूछे आपसे, तो छोटा भी बनता है वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, और वास्तविक भी बनता है तथा आभासी भी बनता है। वो वस्तु की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वस्तु कहाँ से, मतलब कहाँ पे रखी है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका परावर्तन अवतल दर्पण के बारे में कंप्लीट। इसे आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है।